तो आज जो हमारा डे है कैपिटल है उसको कर लेते हैं, देन आई विल डिस्कस फर्दर। तो ये वाला हमारा बेसिकली एक कंक्लूडिंग चैप्टर है। अगेन इस कंक्लूडिंग चैप्टर में आप स्टार्ट करोगे गुप्ता एम्पायर से। और यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी, गुप्ता एंड हर्षा। और फिर थोड़ा सा आएगा अर्ली मिडीवल पीरियड। ठीक है। तो ये चीज़ है पहली बात। तो अब दूसरी बात, जब हम बात करते हैं बेटा गुप्ता एम्पायर की, अगेन हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर भी सेम रहेगी, विच इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू। कुछ एग्जांपल्स दोबारा से दे देता हूँ, बिकॉज अब बाय नाउ आई थिंक 2 डेज आपने जब इस चीज़ को अपनाया है, मैं नहीं कहूँगा कि मास्टरी हुई होगी, वो तो पॉसिबल नहीं है, पर एटलीस्ट आपको इतनी क्लैरिटी तो आ रही होगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू को यूज़ कैसे करना है। ये बात तो मैं मानता हूँ और आप शायद एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ को सब लोग, कि पिछले 2 दिन में आप लोगों को क्लैरिटी तो आ रही है इस चीज़ को लेके कि यूज़ कैसे करना है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू, राइट? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी दिमाग ही नहीं चल पा रहा है कि इसमें करना क्या है हमें। ठीक है ना? तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, और मैंने आपको पहले भी व्हाट्सएप वगैरह पे भी समझाया है कि समय का इन्वेस्टमेंट कीजिए। खैर, जब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की, तो बेटा देखिए यहाँ पर आप एक चीज इनकाउंटर करोगे इस चैप्टर में कि जो बहुत पेक्यूलियर है गुप्ता पीरियड को लेके, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि गुप्ता पीरियड को हम लोग कहते हैं कि इट इज द पिनेकल ऑफ कॉइनेज। और पिनेकल ऑफ कॉइनेज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गुप्ता पीरियड का जो न्यूमिस्मेटिक्स था, वो न्यूमिस्मेटिक यहाँ पर एक प्रकार से एक आर्ट फॉर्म के तहत देखने को मिला। और इस आर्ट फॉर्म को हम लोग यहाँ पर दिनार के नजरिए से देखते हैं। पहली चीज, अब यहाँ पर आप देखते हो कि जो गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स थे, तो गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन्स आए, तो ये आपको जी इज इक्वल टू जी याद रखना है। गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स। तो गुप्ता पीरियड के जो गोल्ड कॉइन्स थे, ये बेसिकली सबसे पहली बात हाई प्योरिटी के गोल्ड कॉइन्स थे। जब हम बात करते हैं हाई प्योरिटी की, आप पढ़ोगे चैप्टर में कि यहाँ पर लगभग 90% जो है वो गोल्ड का ही प्रयोग किया गया था, विच इज अ वेरी हाई काइंड ऑफ अ यूसेज ऑफ गोल्ड। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देखोगे कि गुप्ता पीरियड में एक हाई रिलीफ देखने को मिला कॉइन्स के अंदर। हाई रिलीफ का मतलब यहाँ पर यह होता है कि यहाँ आइकोनोग्राफी थी। आइकोनोग्राफी का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के आइकन्स, आइकन्स का मतलब होता है एक सिंपल लैंग्वेज में कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इमेजेस का प्रयोग किया गया। लगभग ये कहना गलत नहीं होगा कि 40 डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस वर फाउंड इन डिफरेंट गुप्ता के कॉइन्स जो थे। 40 से अधिक इमेजेस आप सोचिए पाई गई, पहली बात तो। अब दूसरी बात देखिए, ये चीज जो है जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और सभी लोग पढ़ते हैं इस चीज को, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको किसी को पता नहीं होगा, कि जिसने भी गुप्ता पीरियड पढ़ा है वो ये पॉइंट्स को जानता है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि इससे फिर हम लोग क्या इम्प्लाइड वैल्यू यहाँ पर बना पाते हैं। और ये इम्प्लाइड वैल्यू जानना बहुत आवश्यक है। ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ क्या हो रहा है, गुप्ता पीरियड में ये जो गोल्ड कॉइन्स की बात हुई, इन गोल्ड कॉइन्स की वजह से हम ये कहते हैं कि गुप्ता पीरियड में एक पहली बात तो मॉनेटरी सोवरेनिटी थी। और ये जो मॉनेटरी सोवरेनिटी थी, इस मॉनेटरी सोवरेनिटी में एक आर्टिस्टिक लेवल पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन था। ये दो चीजें यहाँ पर बहुत स्पष्ट दिख रही हैं, क्योंकि एक तो कोई मॉनेटरी सोवरेन अथॉरिटी थी जो इतने भारी मात्रा में गोल्ड कॉइन्स को इशू कर रही है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि गुप्ता पीरियड से सबसे पहला इन्फ्रेंस हमारा ये निकलता है कि नेसेंट, अगर हम कहें, या इंसिपिएंट लेवल पर, हम वर्ड तो यूज नहीं करेंगे बट आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि एक आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक टाइप का, आरबीआई आज की डेट में सेंट्रल बैंक है जो बेसिकली करेंसी इश्यूज को मैनेज करता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गुप्ता पीरियड में उसका गेम ट्रेस किया गया। अब मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, टाइम टेबल आपको दिया हुआ है कौन से मंथ में इकोनॉमिक्स आएगी,
आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर, इकोनॉमिक्स में हम लोग जब आरबीआई पढ़ते हैं तो मेजोरिटी लोग आरबीआई में फॉर दैट मैटर पता है क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसका तो क्रिएशन 1920s में ब्रिटिश के टाइम पे हुआ था, जो कि फैक्ट है, गलत पॉइंट नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश ने ही आरबीआई का क्रिएशन करा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है सर कि यदि ये पॉइंट की रिप्लेसमेंट में आप लिखो कि एक मॉनेटरी सोवरेनिटी इंडिया में गुप्ता पीरियड में पहली बार देखने को मिली, जिसके थ्रू हम आरबीआई को ट्रेस कर सकते हैं, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस? आपका कॉम्पिटिटर ये पॉइंट लिख रहा है, आप ये पॉइंट लिख रहे हो, फर्क देखने में लगा आपको, समझ आया कुछ? और मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या समझाया था बेटा, बस ये एक एक पॉइंट के डिस्टिंक्शन से आधा आधा मार्क का गेन होगा, और ये आधे आधे मार्क का गेन ही सारा गेन है, क्योंकि जिसने ये आधे आधे नंबर का गेन कर लिया वो गेम खेल गया पूरा। तो यहाँ पर पहली बात ये मॉनेटरी सोवरेनिटी का थॉट प्रोसेस, दूसरा हम कहते हैं आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये मैंने प्रयोग इस रीजन से करा क्योंकि बेटा अभी मैंने आपको क्या चीज बताई कि 40 से ज्यादा अधिक प्रकार के यहाँ पर हमें आइकोनोग्राफिक वैरायटी देखने को मिली। और ये आइकोनोग्राफिक वैरायटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझिएगा जो मैं पॉइंट बोलूंगा और आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, कि जब हम आज की डेट में अपने प्रेजेंट डे कॉइन्स को देखते हैं, आपने अपने प्रेजेंट डे कॉइन्स देखे हैं, हर कॉइन के अंदर एक अलग प्रकार की आइकोनोग्राफी है, आपने ऑब्जर्व करी सर? एक का सिक्का, उसका थोड़ा सा डिजाइन अलग, दो का सिक्का उसका डिजाइन अलग, पांच का सिक्का उसका डिजाइन अलग, 10 का सिक्का उसका डिजाइन अलग, अब 20 का सिक्का भी आ गया है उसका डिजाइन अलग। ये सारी चीजें जो हैं सर, ये अलग अलग प्रकार के डिजाइन आज की डेट में जो हम डिस्प्ले अपने कॉइन्स में करते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से देखा गया? गुप्ता पीरियड। ये चीज अगर दिमाग में बिठा लोगे ना बेटा, तो फिर वही चीज है कि आप ये आइकोनोग्राफिक वैरायटी और आप ये आर्टिस्टिक लेवल पर जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, इस चीज को अगर दिमाग में बिठा लिए तो एक चीज क्लियर है सर। अच्छा, अब ये दो चीजें तो विजिबल थी, लेकिन इन दो विजिबल चीजों से गुप्ता के पीरियड में एक इम्प्लाइड वैल्यू और निकलती है सर। अब अगर मैं ये चीज बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, कि गुप्ता पीरियड में ये जो दो ऊपर लिखी हुई चीजें हमने यहाँ पर निकाली, इनसे एक चीज तो स्पष्ट हो गई। और वो स्पष्ट क्या हो गई? वो स्पष्ट ये हो गई कि गुप्ता पीरियड में कॉइन्स जो थे दे वर नॉट मियरली ओनली फॉर कॉमर्स। अब अगर मैं ये पॉइंट बोलूं तो आप इस चीज को समझ पा रहे हो? अभी तक अगर आपने जितनी भी कॉइनेज को लेके स्टडी की थी, हर जगह पर हमने क्या बोला? हमने कहा कि भाई हड़प्पन सील्स से लेकर आगे तक जितने भी कॉइन्स थे उनका प्रयोग केवल कॉमर्स के लिए था, हड़प्पन सील्स का भी कमर्शियल यूज था। तो सील्स से लेके कॉइन्स जो इमर्ज हुए इंडिया में वो अभी तक कॉमर्स के लिए थे। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स में जो निकलता है वो ये निकलता है कि कॉइन्स यहाँ पर मात्र केवल जो है कॉमर्स के लिए नहीं थे, क्योंकि कॉइन्स के ऊपर बने हुए ये जो रिलीफ फीचर्स थे, ये रिलीफ फीचर्स आज की डेट में बताते हैं कि कॉइन्स का प्रयोग यहाँ पर किया गया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रॉयल पावर, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रॉयल वर्च्यूज। ये चीज आपको समझ आई? रॉयल पावर एंड रॉयल वर्च्यूज हमने क्यों बोला? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप कॉइन को पढ़ोगे गुप्ता पीरियड के तो आप देखोगे यहाँ पर कि एक रूलर आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू जो है वो एक कॉइन के अंदर एक लायन को चेज करता हुआ दिखा रहा है। कुमार गुप्ता के बारे में आप पढ़ोगे, और कुमार गुप्ता के जो कॉइन्स हैं उसमें वो एक हॉर्स को राइड करता हुआ दिखा रहा है। सर ये जो फीचर्स हैं कॉइन के, ये फीचर सिर्फ जनरल फीचर नहीं है बच्चे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आपके सारे दोस्त, सारे कॉम्पिटिटर ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लायन को चेज कर रहा है, हॉर्स को राइड कर रहा है, एक में वो वीणा बजा रहा है। आप एक चीज देखना सर, कि वो सारी चीजें लोग ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है
कि नो बडी विल बी एबल टू इन्फर दिस, अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड वैल्यू, कि भाई इससे ये समझ आता है कि ये रॉयल पावर और रॉयल वर्च्यूज को इम्प्लाई कर रहा है। कल को यही अगर स्टेटमेंट यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में देती है, आप वहां पर अटक जाओगे, क्योंकि आपने इस इम्प्लाइड वैल्यू की थिंकिंग को डेवलप नहीं करा ना सर। आपने मियरली ये सिर्फ फैक्ट्स पढ़े कि हाँ कॉइन में ये हम ऐसे ऐसे करते थे, कॉइन में हमें ये सब आज ऐसे ऐसे दिखता था। आप मुझे खुद ईमानदारी से बताओ, ऐसे यहाँ पर अभी इस मोमेंट पे बहुत कम लोग बैठे होंगे जिन्होंने गुप्ता पीरियड शायद पहली बार लाइफ में पढ़ना है। गुप्ता पीरियड की बेसिक आइडिया चाहे खुद पढ़ा हो या कहीं से पढ़ा हो या सुना हो, ये सबने किया होगा अभी तक। और गुप्ता पीरियड के बारे में एटलीस्ट इतना तो मालूम होगा, ये जो कॉइन्स के बारे में मैंने बताया आपको, वीणा बजा रहा है, एक में लाइन चेज कर रहा है, हॉर्स राइड कर रहा है, बट क्वेश्चन इसकी सर ये सब जानने के बावजूद भी क्या आपने उसको उस नजरिए से सोचा? नहीं सोचा। तो ये चीज मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम में सिखा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मेंटरशिप यहाँ पर मेन सिर्फ एक टारगेट आपको पकड़ा देना, ले टारगेट पकड़ हो गया तेरा भाई, इससे गेम नहीं बनता है। वो टारगेट पकड़ा के फेंकने वाले और उसके बाद 10 मिनट आपके साथ चर्चा करके एक पेप टॉक करके मोटिवेशन कर दिए, अगर वही करना था तो फिर इतना मेरे को सुबह उठ के झक मारने के लिए आपके साथ करके ये सब क्या करने की जरूरत है सर? आपकी सोच को बदलना है बेटा, क्योंकि आपका एग्जाम निकालना है। और एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं है अगर हम राइट थॉट प्रोसेस को डेवलप करें तो ये चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ सारा फोकस इस चीज पर है। क्लियर हुआ जी ये? अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। गुप्ता पीरियड के केस में आप पढ़ोगे कि कैसे गुप्ता एम्पायर जो था, उस एम्पायर ने अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी को बेसिकली ले आउट किया। यानी कि गुप्ता एम्पायर ने अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए एक प्लान बनाया। उस प्लान में उसने पहली बात मिलिट्री कैंपेन का प्रयोग किया। मिलिट्री कैंपेन के साथ साथ उसने स्ट्रेटेजिक लेवल पर मैट्रिमोनियल अलायंसेस का प्रयोग किया। स्ट्रेटेजिक लेवल पर मैट्रिमोनियल अलायंसेस का प्रयोग किया। इन दोनों के मिलिट्री कैंपेन और स्ट्रेटेजिक मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बारे में आप पढ़ोगे कि कौन सी जगह की प्रिंसेस से उसने शादी कर ली, कौन सी जगह पर उसने एक जो है मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया, कौन सी जगह पर कैंपेन पड़ा, ये फैक्ट्स आप पढ़ोगे चैप्टर में। पर इस फैक्ट्स के बेसिस पे जो इम्प्लाइड वैल्यू हमारी निकलती है वो क्या निकलती है? वो हमारी ये निकलती है कि गुप्ता पीरियड का एक बहुत क्रूशल फोकस अगर कोई था, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, वो था यहाँ पर जियोपॉलिटिकल लीवरेज प्राप्त करना। और ये जियोपॉलिटिकल लीवरेज को प्राप्त करने के लिए उसने मिलिट्री प्लस मैट्रिमोनी, M+M गेम खेला। और मिलिट्री प्लस मैट्रिमोनी में जब हम मैट्रिमोनियल अलायंसेस की बात करते हैं तो ये सिग्निफाई करता है को ऑप्शन। ये वर्ड समझ आता है आपको, को ऑप्शन? कि यहाँ पर एक जगह पर हम बात कर रहे हैं मिलिट्री की सर, कि हम कॉन्कर करेंगे। एक जगह पर अगर हम कॉन्कर यदि नहीं कर पाए तो हम कोऑप्ट करेंगे। यानी कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंटली, जियोपॉलिटिकल लीवरेज थ्रू हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। अब हम कहते हैं कि सर इंडिया इज अ कंट्री विच हैज सॉफ्ट पावर। कोई कहता है कि सर इंडिया इज अ कंट्री विद सॉफ्ट पावर बिकॉज ऑफ योगा, हवा अंदर हवा बाहर। सर सॉफ्ट पावर का सबसे पहला उदाहरण ये को ऑप्शन, गुप्ता पीरियड। हार्ड पावर का सबसे पहला ऑप्शन सर मिलिट्री यूज फॉर जियोपॉलिटिकल लीवरेज, गुप्ता पीरियड। फिर वही चीज है सर, इंटरनेशनल रिलेशन के उस आंसर में जहां पर 99% बच्चा सॉफ्ट पावर के आंसर में योगा लिख के आएगा, म्यूजिक लिख के आएगा, फिल्म्स लिख के आएगा, आप ये लिख कर आओगे सर को ऑप्शन। ये इंडिया का टूल था, मैट्रिमोनियल अलायंसेस। सबसे ज्यादा क्लियरली विजिबल गुप्ता पीरियड। फर्क है बस सर,
क्योंकि यही चीज एक ऐसी चीज है जो एग्जामिनर कर आएगी, भैया कुछ अलग पॉइंट जाएंगे रटे रटे पॉइंट्स को देख देख कर। और जिसने ये चीज कर ली, मैंने फिर आपको बोला सर, गेम सारा इसका है, आधे नंबर का। और पता है एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, हम मैंने जब अपना एमबीए किया था ना, एमबीए के टाइम पे एडवर्टाइजिंग एक हमारा वो होता है, सब्जेक्ट होता है। उस एडवर्टाइजिंग में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मैंने लर्न किया था, जो मैं आज तक यूज भी करता हूँ लाइफ में। उस लेसन का नाम है प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब पता है क्या होता है सर? प्राइमिंग का मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाओगे उससे कि ये फ्लाईओवर है। हम सब जीवन में फ्लाईओवर पर जाते हैं। आपने कभी एक चीज ऑब्जर्व करी है बेटा कि फ्लाईओवर पे कई बार चढ़ते हो तो फ्लाईओवर पे खंबे लगे होते हैं, और हर खंबे के ऊपर एक बिलबोर्ड लगा होता है। और आपने देखा होगा कि वो बिलबोर्ड पर एक एड लगा होता है, प्रिंट एड। आपने एक चीज कभी ध्यान से ऑब्जर्व करी कि सर फ्लाईओवर के शुरुआत से लेके अंत तक जितने बिलबोर्ड हैं वो एड हमेशा सेम रहता है? नहीं आज तक नोट किया तो नेक्स्ट टाइम जब फ्लाईओवर पे जाओ तो इसको देखना ध्यान से। इसको कहते हैं प्राइमिंग सर। प्राइमिंग का मतलब होता है वही सेम मैसेज को मेंटली बम्बार्ड करना, वही सेम मैसेज को दिमाग के अंदर आपके रिपीटेड लेवल पर पियर्स करके दिमाग के अंदर घुसा देना। कहने का मूल रूप से मकसद ये है सर कि जब आप एग्जामिनर को अपने यूपीएससी में एडवर्टाइजिंग के इस प्रिंसिपल के बेसिस पे प्राइमिंग कर रहे हो कि देख यार मेरे पास हर एक आंसर में एक इम्प्लाइड वैल्यू है, और ये इम्प्लाइड वैल्यू अलग है। सर वो पहले एक या दो तीन आंसर्स को पढ़ के इस चीज को समझ नहीं पाएगा। पहले एक दो तीन आंसर पढ़ के वो नया पॉइंट देखेगा, न्यू पॉइंट देख के उसको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये अच्छा लिख रहा है। लेकिन सर यदि वो 20 आंसरों में आपके बार बार ये इम्प्लाइड वैल्यू की प्राइमिंग आप करके आओगे ना, तो उसको एक चीज समझ आ जाएगी बाय द टाइम ही रीचेज द 20th आंसर की नहीं यार, ये बंदे में कुछ अलग कला है, इसने अलग तरीके से तैयारी करी है, इसका एक अलग अप्रोच है एग्जाम को लेके। फर्क समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ सर? ये प्राइमिंग पे गेम खेलना है आपको बेटा, तभी आपका जो आधा आधा नंबर है ना सर, वो सिर्फ ऐड होता रहेगा। और सारा गेम ही इस आधे आधे नंबर का है, मैं फिर बता चुका हूँ आपको। तो ये चीज समझिए यहाँ पर सर। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर, गुप्ता पीरियड का। आप पढ़ोगे गुप्ता पीरियड में कि एक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिड बनाया हुआ था। इस एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिड के अंदर भुक्तीज, इसके साथ साथ विषयास, और एक बहुत ही इलेबोरेट लैंड रेवेन्यू मैकेनिज्म था। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिड में एक बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर्ड और एक मल्टी टीयर ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की थी। ठीक है जी। इन्होंने क्या कर रखा था, भुक्तीज जो थे बेसिकली वो डिविजन्स थे, जिसको गवर्न करता था एक ऑफिसर जिसका नाम उपारी का था। फिर आते थे आगे सब डिविजन्स, जिसमें नेक्स्ट सब डिवीजन लेवल पर आता था डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को हम लोग विषयास कहते थे, जिसको बेसिकली एक विषयपति मैनेज करता था। अब देखो मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको सर, 99% बच्चा जो है वो क्या करता है, वो पैरेलल ड्रॉ करता है। वो कहता है देखो ये जो भुक्ति था, जिसमें गवर्नर ये गवर्नेंस जो है उपारिका करता था, ये आज की डेट का मॉडर्न डे डिविजनल कमिश्नर है। ये जो डिस्ट्रिक्ट जिनको विषया कहते थे, जिसका हेड विषयपति होता था, विषयपति आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। सर ये होती है स्टेल इंफॉर्मेशन। स्टेल इंफॉर्मेशन समझते हो बेटा? बासी इंफॉर्मेशन।
आप कभी किसी बेकरी पे जाते हो, बेकरी पे जाके बोलते हो भैया वो आलू पैटी दे दो, आलू पैटी खाते हो, पहली बाइट खाते हो, पता चलता है कि वो इतनी गंदी, ना उसमें कोई क्रिस्पीनेस है ना कुछ है, एकदम स्टेल पुरानी बासी 30-35 दिन की पड़ी हुई है, आप गए आपके थ्रू निकल गई। क्योंकि ये चीज क्या है ना, ये पैरेलल ड्रॉ करने से गेम नहीं बनेगा सर। फिर क्वेश्चन उठता है इम्प्लाइड वैल्यू। तो हम यहाँ से इस पूरे स्ट्रक्चर से और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिड से क्या इम्प्लाई कर पा रहे हैं कि भैया गुप्ता पीरियड वाज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिसेंट्रलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनल डिसेंट्रलाइजेशन जो था, ये दो प्रकार का था। एक एग्जीक्यूटिव पावर में, एक फिस्कल पावर में। और ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गुप्ता पीरियड में जितने भी जो लोकल रीजनल गवर्नर्स थे, ये लोकल रीजनल गवर्नर जो हैं, ये बेसिकली आज की डेट में एक ऐसे फुटप्रिंट पे काम करते थे जिस फुटप्रिंट पे इनके पास लोकल अथॉरिटी होती थी। अब देखो, सारा गेम क्या है, रादर देन हमने ये पैरेलल ड्रॉ करने के कि विषय पत्र का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, हमने उस चीज को हाईलाइट करने के बजाय एग्जामिनर को ये समझाया कि भाई विषयपति जो है, जिसके पास डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल है, वो बंदा जो है उसके पास एग्जीक्यूटिव और फिस्कल पावर है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, रादर देन सेइंग कि जो विषयपति है, विषयपति को ये कहने के बजाय कि देखो ये मॉडर्न डे डीएम है, ये हो गया आपका बेटा जिसको हम कहते हैं इंटरलिंकेज बनाना। ये आर्ट एंड एबिलिटी अच्छी है, पर प्रॉब्लम क्या है ना सर, मियर इंटरलिंकेज से यूपीएससी पास नहीं होता है, डेप्थ चाहिए, जिसके लिए इम्प्लाइड वैल्यू चाहिए। अब इम्प्लाइड वैल्यू यही चीज सिखाती है कि भाई ये विषयपति है। पहली बात तो गुप्ता का जो किंग है और विषयपति जो दो हैं, ये दो अलग अथॉरिटी हैं। क्योंकि अगर गुप्ता के किंग ने विषयपति को अपॉइंट किया है और विषयपति यहाँ पर बैठ के गवर्नेंस कर रहा है एक पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि उसकी जो गवर्नेंस है और जो यहाँ पर किसी भी कुमार गुप्त चंद्रगुप्त इसकी गवर्नेंस है, इन दोनों में कहीं ना कहीं एक डिसेंट्रलाइजेशन है। क्योंकि किंग के अंदर कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है अपने विषयपति को लेकर। किंग के अंदर इतनी क्लैरिटी है कि ये जो विषयपति है ये मेरा यहाँ पर बैठ के चीजों को गवर्न कर लेगा। इस रीजन से हमने क्या कहा कि इंस्टीट्यूशनल डिसेंट्रलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है ये सिस्टम। क्योंकि किंग को भरोसा है कि मैंने ये जिस व्यक्ति को बिठाया है मेरे बिहाफ पे वो काम करेगा। और ये विषयपति जो है उसके पास यहां पर बनती है सर एग्जीक्यूटिव और फिस्कल। चीज समझ आई सर? फर्क समझ आया सर? क्या समझ आया इस केस में? देखो सर, घूम फिर के मैं फिर वही चीज बोलूंगा बेटा बार बार, कि जिस भी तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व करो, आपको सब्जेक्ट के अंदर एक डीप डाइव करने की आवश्यकता है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी सर कि हमने 8 दिन के इस पीरियड में, और अभी कितना छोटा 8 दिन का पीरियड होता है सर, इस 8 दिन के छोटे से पीरियड में हमने टू इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज इस एग्जाम को पास करने की सीखी हैं, और सिर्फ सीखी नहीं है सर, थ्योरी में अप्लाई किए हैं। एक होता है सिखाना, मैं आया मैंने ज्ञान बांटा आपको और ज्ञान बांट के मैं निकल गया। पर मैं उस पे नहीं रुका सर, इस पूरे प्रोग्राम का सबसे बड़ा फीचर ये था कि सर आपको जब मैंने बताया कि पहले आप इंटरलिंकेज करो, आपने इंटरलिंकेजेस करी और फिर मैंने पीछे पड़ के आपके साथ उन इंटरलिंकेजेस को करवाया। फिर जब मैंने कहा कि अब हम इम्प्लाइड वैल्यू करेंगे, तो फिर मैंने सिर्फ इम्प्लाइड वैल्यू बता के कि देखो ऐसे करना छोड़ा नहीं सर, आपसे करवाया। इस तरीके से सर हमारे पास कम से कम जो है 30 अलग प्रकार की स्ट्रेटेजीज हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, जो हमें सीखनी है पूरा 1 साल, जिससे कि हमारा हर सब्जेक्ट इस लेवल पे तैयार होगा। क्योंकि किसी सब्जेक्ट में इंटरलिंकेज है, किसी सब्जेक्ट में इम्प्लाइड वैल्यू है, किसी सब्जेक्ट में अलग तरीके की अप्रोच होती है। हर सब्जेक्ट के अंदर एक अलग थॉट प्रोसेस और उसकी अलग थिंकिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अब जैसे एंशंट कर लिया, अगले महीने हमने सोसाइटी करनी है, सोसाइटी और एंशंट। सोसाइटी के टाइम पे एंशंट को रिवाइज कर रहे होंगे, जब रिवाइज कर रहे होंगे एंशंट को, सोसाइटी कर रहे होंगे साथ में, तो ये
सोसाइटी के टाइम पे ये जो दो इंटरलिंकेज और इम्प्लाइड वैल्यू है, ये वहां पर और ऐड ऑन हो जाएगा। आपकी नॉलेज एक एक स्टेप के लेवल पर ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी सर। इसीलिए आप देखो वो मोटिवेशन वाले जो पोस्टर नहीं होते जिसमें ऐसे 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 सीढ़ियां बनी होती हैं और फिर कहते हैं यहाँ पर आके जी आपको सक्सेस प्राप्त हो गया, वही वही चीज है सर। तो ये चीज आपको सबको क्लियर हुई सर या नहीं हुई? डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड वैल्यू सेम तरीका है बेटा, कोई तरीका अलग नहीं है। मैंने फिर वही उदाहरण दिए जो मैंने आपको पहले भी 2 दिन से दे रहा हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही फोकस ये है कि हर तरीके से आपको जो है कहीं ना कहीं इस डॉक्ट्रिन को अपनाना है और इस डॉक्ट्रिन से पढ़ के हमें आगे बढ़ना है। अब खैर ये चीज आप कर लोगे मुझे इतना पता है। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट सुन लो पहले यार। ये वाला जो चैप्टर है, अगेन एज आई सेड सर, इट इज अ बिग चैप्टर, एंड बिग चैप्टर होने के नाते सर इट विल रिक्वायर 2 days, टुडे एंड टुमारो। तो आज और कल पहली बात तो आप ये करोगे, ठीक है जी। अब हमारी क्लास होगी सर डे आफ्टर टुमारो। टाइमिंग यही रखेंगे, सुबह 7 बजे। ठीक है, पहली बात तो। अच्छा, दूसरी बात क्या है सर? अब आगे का प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन ये है, नंबर 1, हमें करने हैं अब रिवीजन को फोकस। सबसे ज्यादा मजे की चीज आपको अब रिवीजन में आएगी, क्योंकि अभी आपने कंटेंट पढ़ा, कंटेंट के नोट्स बनाए, अब हम जाएंगे रिवीजन पे। रिवीजन का तरीका होता है, इसकी अप्रोचेज होती हैं। ये मैं आपको अप्रोचेज सिखाऊंगा, सिखा के आपको टाइम दूंगा। आप इन अप्रोचेस को, वही होगा जैसे हमने सुबह क्लास ली, आज मैंने आपको कुछ अप्रोचेस सिखाई, दिन भर बैठ के आप उन अप्रोचेस को फिर जो है डे में अप्लाई करोगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट में लेता रहूंगा व्हाट्सएप पे आपकी, क्या एप्लीकेशन चल रहा है, कैसे चल रहा है। पहली चीज ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम आएंगे प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, प्रीलिम के पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए। और जब हम प्रीलिम के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे अपनी। और आपको सॉल्व करने के लिए करना कुछ नहीं है, मैं दूंगा क्वेश्चन आपको, मैंने सारे निकाल लिए हैं, मेरे पास अपनी बुक है ना, 47 ईयर प्रीलिम्स वाली। उसमें से मैंने एंशंट के क्वेश्चन अलग कर लिए। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। आपको एक फॉर्म में मैं दूंगा क्वेश्चन, आप वहां पर उसको सॉल्व करोगे, फिर हम एक रिपोर्ट देखेंगे कि क्या आपका स्कोर रहा है। आप इस स्कोर के बेसिस पे हम एक अपना शीट बनाएंगे, देखेंगे कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक हमारा गलत हुआ। और होंगे, गलतियां होंगी, मैं अभी बता रहा हूँ। तो जो भी गलतियां होंगी हम उसको लिखेंगे, और लिखने के बाद उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। इसके बाद तीसरे लेवल पर हम जाएंगे मेंस के सब, जिसमें हम मेंस के आंसर्स लिखेंगे। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट एक्शन प्लान है हमारा, जो आज के डे के बाद का है। कल आपकी क्लास नहीं है क्योंकि 2 दिन लगेंगे चैप्टर में। अब एक चीज और याद रखना सर, ये चैप्टर क्योंकि बड़ा है, 2 दिन लगेंगे। ये 2 दिन का पीरियड अभी भी है, जिसमें अगर 10% किसी का कोई पुराना बैकलॉग बचा है, साथ में निपटा लो, ताकि परसों सुबह 7 बजे जब मुलाकात हो कोई बैकलॉग ना हो। पहली बात। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर मान लीजिए किसी ने थोड़ा सा फोकस करके इस चैप्टर को आज ही कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड। वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति जो है कल का दिन रिवाइज करेगा। समझ में आई ये चीज? खाली पीली टाइम खराब नहीं करना है बेटा बैठ के। अभी आप टाइम खराब वाले स्टेज में और चिल मारने वाले स्टेज में नहीं बैठे हुए यहाँ पर। समझ आई ये चीज सबको? क्लियर हुआ ये? तो ये तरीके से आगे बढ़ेंगे। 2 दिन लीजिए, इस चैप्टर को कीजिए, कंक्लूडिंग चैप्टर है, बड़ा है। ठीक है जी। और एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर परसों मिलेंगे रिवीजन के लिए। रिवीजन के लिए मिल के रिवीजन करेंगे, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, फिर मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी।
चल, गुड। लग जाओ काम पे, तुरंत काम पे लग जाओ बिल्कुल। अब अगर कोई सोने गया ना, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, कोई सोने वोने नहीं जाना है किसी को। उठ चुके हो एकदम, कॉफी का ग्लास पीजिए, और कॉफी चाय पी के तुरंत एकदम जो है पढ़ाई पे लग जाइए। आज का दिन के लिए एक अर्ली स्टार्ट है। रात को टाइमली सो जाइएगा। एंड इट इज़ वेरी गुड कि आप लोगों ने मेहनत करके लाइव अटेंड किया। अभी भी बाकी आधे से ज़्यादा नमूने चमूरे जो है सो रहे हैं बैठ के, बेशरम कहीं के। पर चलिए, गुड टू गो, स्टार्ट कीजिए पढ़ाई करना। ओके।